हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। और पिछली क्लास में हमने आपको परमाणु स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से रासायनिक आबंध का उपयोग किया जाता है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। आज वहीं से हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी का 4.1.3 सरल अणुओं का लुईस निरूपण, यानी कि लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों, इससे पहले जब हमने रासायनिक आबंध लिए थे तो आपको ध्यान हो, जब हम किन्हीं दो परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध का निर्माण करते थे, चाहे वो एकल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, जिसे हमने एकल ससंयोजी बंध, द्विसंयोजी बंध तथा त्रिसंयोजी बंध के रूप में प्रदर्शित किया था पिछली क्लास में। तो वहां पर हमने क्या लिया था कि प्रत्येक परमाणु का इलेक्ट्रॉन लिखते थे लुईस डॉट मेथड के अकॉर्डिंग, और फिर उनमें क्या करते थे, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का यूज किया जाता था। अब हम यहां पर उन रूल्स की बात करेंगे कि यदि आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स, हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चर आ जाए तो आप किस प्रकार से उनको बनाएंगे। तो उसके लिए टॉपिक है हमारा सरल अणुओं का लुईस निरूपण, कि सरल अणुओं का लुईस के रूप में किस प्रकार से निरूपण किया जाएगा, स्ट्रक्चर का, संरचना का, उसे समझना है। पहली बात तो ये कि जो लुईस का जो मेथड था कि किसी परमाणु के चारों तरफ उसके संयोजी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको बिंदुओं के रूप में दर्शाने का, उसके द्वारा हम यह तो समझ लेते हैं कि जो विभिन्न अणु हैं, उन अणुओं, जो अणु होते हैं उनके अंदर जो परमाणु होते हैं या आयन होते हैं, किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये इंफॉर्मेशन तो हमें मिलती ही मिलती है। इसके साथ ही हमें उसकी संरचना का मोटा मोटा ज्ञान भी हो जाता है। हमें यह भी पता चलता है लुईस डॉट मेथड से कि कहां पर कौन किस तत्व का परमाणु किस तत्व के परमाणु के साथ कैसे एकल बंध बना रहा है, कैसे डबल बॉन्ड बना रहा है, कैसे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। हमें इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी भी नहीं मिल पाती लुईस डॉट मेथड से। यह नहीं मिल पाता कि यदि दो हमारे पास, मान लो H2O है, जल में हम देखते हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलते हैं, तो वो इस प्रकार से एक निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, उससे दो एक एंगल बनाते हुए नीचे की ओर हमारे किसके आते हैं, हाइड्रोजन के आते हैं। तो वो ऐसे क्यों बनाता, ऐसे क्यों नहीं बनाता, तो इस चीज की जानकारी लुईस डॉट मेथड से नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी बहुत मामलों में ये हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक है, क्योंकि इसका जो अष्टक नियम है ये काफी अधिक फ्रूटफुल है कुछ जगहों पर। आगे देखेंगे हम, इससे भी कुछ एडवांस चीजें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको यहां पर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लुईस डॉट मेथड का उपयोग करते समय आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है अणुओं के, यदि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो शुरुआत करते हैं। पहला नियम इसमें आता है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वह है जिन परमाणुओं के जुड़ने से, जिन परमाणुओं के जुड़ने से अणु का निर्माण होता है, सर्वप्रथम उनकी संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग प्राप्त करते हैं। पहला काम काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे के सारे स्टेप। अभी तक हम जो मेथड यूज कर रहे थे बुक्स को फॉलो करते हुए, अब उसमें एक काफी बड़ा चेंज होने वाला है। आप देखोगे यदि कुछ चीज आप इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग यदि समझोगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा संरचना सूत्र बनाना। तो पहला कहा है कि जिन परमाणुओं के जुड़ने से अणु का निर्माण हो रहा है, सर्वप्रथम उनकी संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग प्राप्त करते हैं। कैसे, हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लेते हैं, मैंने कहा मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे मैं मीथेन का एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH4। अब इसमें दो हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो कार्बन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। तो इसमें कुल हम कह सकते हैं कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कुल
इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्षा में ध्यान रखिएगा, तो कार्बन में तो कितने होते हैं 6 प्लस, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं तो 4 मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन के एक परमाणु में संयोजी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 गुणा 1 यानी कि टोटल हमारे पास कितने होंगे 10। इसका अर्थ है कि मीथेन में जो इलेक्ट्रॉन आपस में एकल बंध का निर्माण करेंगे उनमें कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें तो काफी आसान है, पहले भी हमने बनाया है। ये आपने कार्बन लिखना है, अब 4 हैं तो ये चारों दिशाओं में आ जाएंगे। और यहीं पर हम एक नियम और पढ़ेंगे कि जिन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वह हमेशा कॉर्नर पर आते हैं, खासकर जैसे हाइड्रोजन हो गया या फ्लोरीन हो गया, यह तो उसको भी लिखेंगे। तो ये हमने यहां लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि सीधे सीधे इनमें एक एकल बॉन्ड बना लीजिए, सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। तो हमने सिंगल बॉन्ड बनाया, एक बंद यहां, एक बंद यहां, एक बंद यहां, एक बंद यहां, ये काम करना है बस आपने। अब एक एक बंद बनाया है तो जरा इनको हम क्या करते हैं, दर्शा भी लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए प्यारे बच्चों। अब हम ये देखें कि हमारे पास कितने थे, सॉरी यहां पर कार्बन के हमने गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि कार्बन के टोटल तो 6 होते हैं, लेकिन संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 4। थोड़ा इसमें संशोधन कर लेना, 4 गुणा 4 प्लस 1 टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो अब आप ये देखिए कि हमारे दोनों उद्देश्य पूर्ति होने चाहिए, एक टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए और सबके ऑक्टेट भी पूरे होने चाहिए। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इस हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन आप जानते हैं एक्सेप्शनल केस है, मतलब बिल्कुल एक अलग केस है। ये ऑक्टेट का निर्माण नहीं करता, ये डुप्लेट्स का निर्माण करता है। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये पूरा हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस हाइड्रोजन में भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी काम पूरा। अब कार्बन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन 8। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, जबकि हाइड्रोजन के डुप्लेट्स पूरे हो गए। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे समझेंगे। जो पहले आप तरीका था कि हाइड्रोजन ने 1 रखा, कार्बन ने 1 रखा, इस तरीके को अब आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे के उसमें देखेंगे कि इन चीजों से थोड़ी सी आपके उसमें जटिलता आएगी समझने में। तो फिलहाल पहला नियम हमने समझ लिया है, अब हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि जब किसी अणु के ऊपर, जो अणु क्या है एक आयनिक फॉर्म में हो और उसके ऊपर कोई ऋण आवेश या धन आवेश हो, तो उस स्थिति में यदि ऋण आवेश हो तो आपको कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जितने ऋण आवेश हैं उतने को जोड़ना है, और यदि धन आवेश है तो उतने इलेक्ट्रॉन घटाने हैं। तो फिर समझते हैं दूसरा नियम क्या कहा हमने। हमने कहा कि किसी संयोजी या किसी अणु की आयनिक अवस्था पर, आयनिक अवस्था में, एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं, जैसे हम कहें CO3 का 2- या NH4 का हम कहें 1+ अमोनियम का आयन। तो किसी अणु की आयनिक अवस्था में उपस्थित यदि ऋण आवेश, यदि ये जैसे अब लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा हम यहां इस चीज को कंफ्यूज हो रहे हैं, वरना वैसी चीजें क्लियर है कि इसमें 2- है तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स में 2 जोड़ने हैं, और यहां 1+ है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से 1 को क्या कर देना, माइनस कर देना है। लेकिन लिखना कैसे है कि किसी अणु की आयनिक अवस्था में, जो कि हमने एग्जांपल दिया है, उपस्थित सभी परमाणुओं, सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों में उस संख्या को जोड़ देते हैं
जोड़ देते हैं जो आयन में ऋण आवेश की संख्या होती है। ऋण आवेश की संख्या होती है। ऋण आवेश की संख्या जैसे CO3 2 माइनस है, तो CO3 में टोटल निकालिए, उसमें से 2 माइनस है तो उसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और साथ ही लिखते हैं कि यदि आयन धन आवेश है, यदि आयन में धन आवेश है तो संख्या घटा देते हैं। तो आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों एग्जाम्पल से समझेंगे बिल्कुल समझ में आएगा आपको। अब सबसे पहले हम CO3 एग्जाम्पल पहला ले रहे हैं। CO3 2 माइनस, ये हमारे पास एक आयन है। ये सहसंयोजक बंध तो बना ही रहे होंगे कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन इन्होंने जो अणु का निर्माण करा उसके ऊपर 2 माइनस आ गया, यानी कि इनकी जो वैलेंसी है 2 माइनस है। और आप माइनस का अर्थ सीधा सीधा जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो सबसे पहले CO3 में कुल कितना आवेश है, कुल कितने संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसे ज्ञात करते हैं। तो हमने यहां पर गलती करी थी कि कार्बन के हमने 6 ले लिए थे, जबकि आप जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर इसे जोड़ें तो क्या आ जाएगा, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कार्बन के कितने हो गए हमारे, हमने कहा 4 प्लस ऑक्सीजन के 3 है तो 3 गुणा ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, तो कितना हो गया 3 गुणा 6, तो टोटल कितना आ गया 6 12 6 18, 18 और 4 हो गए 22, तो 22 हो गए। तो कुल संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 22। अब इस 22 में आपको ये वाला को जोड़ देना है, ये 2 माइनस में है तो प्लस 2 कर दीजिए, तो टोटल कितनी होगी 24। तो मुझे लगता है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसे समझिए। देखिए कभी भी अब यहां पर आपके पास कार्बन भी है और ऑक्सीजन के 3 है, तो अब समस्या ये आती है कि ऑक्सीजन बीच में रहेगा, कार्बन कहीं किनारे पे चले जाएगा, या कार्बन बीच में रहेगा, ऑक्सीजन किनारे पे जाएंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है उसके मैक्सिमम चांसेस है वो केंद्र में रहेगा। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है, कम होती है, इसलिए कार्बन सेंटर में रहेगा, बाकी ऑक्सीजन कहां जाएंगे, किनारों पर जाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, वैसे आप अभ्यास करेंगे तो जल्दी से आप समझ जाएंगे। तो अब हम समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कार्बन, तो यहां मैंने सबसे पहले लिख दिया कार्बन, और उसके बगल में हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का लिख रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन मैंने यहां बना दिया, एक ऑक्सीजन यहां बना देते हैं और एक ऑक्सीजन यहां बना देते हैं। अब देखिए इसके बाद के स्टेप को समझिए। जब आप ये ऐसे बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सिंगल बॉन्ड्स बनानी है, एकल बंध बनाने। तो इसके बीच में भी एकल बंध, इसमें भी एकल बंध, इसमें भी एकल बंध, हो गए एकल बंध पूरे हो गए। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप आपका, आपने देखिए यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24 24। अब इन 24 इलेक्ट्रॉनों को यहां एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं। एडजस्ट ऐसे करना है कि सबसे पहले मान लेते हैं हम ऑक्सीजन, कोई 3 ऑक्सीजन है, किसी भी एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो पहले तो आप यह समझिए कि यदि सिंगल बॉन्ड है तो इसका अर्थ है 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब हमने कहा इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करना है, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ले लिए मैंने, और 6 और 2 ये हो गए, सिंगल बॉन्ड के कारण 2 ये हो गए, कितना हो गया 8 हो गए। इसे दूसरे का भी पूरा कर लेते हैं, हमने इसका पूरा करते हैं। हमने कहा 1 2 3 4
5 6 7 8, इसका भी पूरा हो गया। अब चलें इसकी तरफ, तो इसका भी देखें। अब सातवें में यह भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब गिन लेते हैं एक बार, ये हो गए टोटल 8, और यहां पर भी कितने हो गए, 8 दूनी 16, और यहां पर भी कर देंगे तो 8 तिया 24 हो जाएंगे। तो हमने यहां पर भी 8 बना लिए, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे लग रहा है बात समझ में आपको आ गई होगी। मेरे पास 24 इलेक्ट्रॉन थे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पहला काम सिंगल बॉन्ड बना लीजिए, दूसरा काम ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे कर लीजिए। अब ऑक्टेट पूरे हो गए, पर अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि ऑक्टेट सबके पूरे होने चाहिए। तो अब इस बात को चेक करते हैं। इस वाले ऑक्सीजन के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा हो गया, कोई समस्या नहीं। इसके भी देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पूरा, ऑक्सीजन के पूरे। पर क्या कार्बन के पूरे हुए हैं? चेक करें। कार्बन के 1 2 3 4 5 6, पर कार्बन के तो 6 ही हुए। तो अब क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि किसी भी, क्योंकि ये सब इक्वल पोजीशन में हैं ऑक्सीजन के, तो आप किसी भी एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। मान लेते हैं मैं यहां से इसको हटाता हूं और यहां पर ये डबल बॉन्ड बना लेता हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन में यहां ले आया, थोड़ा सा डिस्टेंस में बना देता हूं। ये डबल बॉन्ड मैंने यहां बना दिया, एक यहां और एक यहां। अब जरा चेक करें, इस कार्बन के पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के पूरे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पूरे हो गए, बाकियों के तो पूरे थे ही। तो अब कैसे बने? ये हमारे सिंगल बॉन्ड बने और ये हमारे यहां पर क्या बने, डबल बॉन्ड बना। अब देख लीजिए, इसका भी ऑक्टेट 8 पूरा, इसका भी ऑक्टेट 8 पूरा, इसका भी ऑक्टेट 8 पूरा, स्ट्रक्चर पूरा आपका तैयार हो गया। तो सिंपल फॉर्म में कैसे बना देंगे? यहां लिखेंगे C, यहां पर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो मुझे लगता है यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, आसान है, आपने ये देख लिया। अब ये तो हमने कहा जब ये हमारे पास टोटल जो वैलेंसी आयन है उसके ऊपर माइनस का निशान हो। अब यदि प्लस का निशान हो, तो प्लस का हमने किसका लिया था, अमोनियम का लिया था, NH4 का लिया था। तो सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसका, NH4 प्लस का। तो इसमें कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर, नाइट्रोजन के होते हैं 7, जो परमाणु क्रमांक होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 5। तो नाइट्रोजन का हो गया 5, प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, तो 4 गुणा 1 पे होता है 1, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। अब ये वाला यहां से धन था, तो यहां पर हम आए और हमने इसके कारण इसको क्या कर दिया, 1 माइनस करके कितना बना लिया, इसको 8 बना दिया। कितना बना दिया, 8। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन NH4 के बन रहे थे 9। नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका होता है 7, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5, तो 5 इसके हो गए, 1 ही था। हाइड्रोजन की एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 ही होगी, तो 4 एकम 4 और 5 9। लेकिन ऊपर धन निशान था, तो हमने क्या करा, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया, कितने बच गए, 8। अब इन 8 का स्ट्रक्चर हमें तैयार करना है। तो फिर वही तरीका, सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन है और H, मैंने आपको बताया था फ्लोरीन और हाइड्रोजन हमेशा यदि हो तो बॉन्डिंग में ये सबसे किनारों पर रहते हैं, और बीच में वो रहेगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इनके बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसलिए वो किनारों पर चले जाते हैं। तो अब एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को मैंने यहां लिख लिया। अब हाइड्रोजन है 4, तो सीधे लिखा H H H H। अब सीधे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमने यहां पर रखे 2, क्योंकि हमने सिंगल बॉन्ड बनाने हैं ना। यहां से भी छोड़िए, हम पहला बेसिक नियम लेते हैं, सबके सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। ये बना दिया मैंने।
अब इलेक्ट्रॉन को रख लीजिए, सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या सबका काम चल गया? चेक करते हैं। हाइड्रोजन में आप जानते हैं ड्यूप्लेट्स बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो 2 हो गया पूरा। इसमें देखिए इसके यहां पर 2 हैं तो इसका डुप्लेट पूरा, इसके भी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन के भी यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी डुप्लेट पूरा। अब क्या नाइट्रोजन का पूरा हुआ होगा? तो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन के भी क्या हो गए? 8 पूरे हो गए। तो हमारा सीधा स्ट्रक्चर आ गया। इसको वैसे लिखा जाए तो लिख सकते हैं N, यहां पर H H H H, इस प्रकार से हम इसे तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यह बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। कोशिश करें कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल करके उनका डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो आपको संरचना बनाना आसान लगेगा। यदि आप ये कहोगे कि नाइट्रोजन के 5 होते हैं तो मैं यहां किनारे सबसे पहले 5 बनाऊं फिर उनको एडजस्ट करूं, तो उसमें प्यारे बच्चों समस्या आएगी आपको। तो फिलहाल आप इसे उतारिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आगे के नियम है फिर उन्हें समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने 2 नियमों को समझा लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल परमाणुओं के। अब हम आगे के नियमों को समझते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि जब हमारे पास किसी अणु में संरचना का निर्माण करते हैं, लुईस डॉट संरचना का निर्माण किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस तत्व के परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है वो केंद्र में रहती है। इससे पहले के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बात ये बताई भी है। अब इसको नियम के रूप में लिख करके फिर आपको समझाते हैं। तो हमने कहा तीसरा नियम है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु में वह परमाणु केंद्रीय स्थान ग्रहण करता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता न्यूनतम होती है तथा हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के परमाणु अंतिम स्थान ग्रहण करते हैं तो यह बात हमको समझ में आई कि यदि आपके पास कोई अणु है जिसमें एक से अधिक परमाणु होंगे अलग अलग प्रकार के, एक ही प्रकार के यदि नहीं है, तो कौन सा सेंटर में आएगा, कौन से किनारों में जाएगा? तो सीधा है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी वो केंद्र में आएगा, और जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो किनारों की तरफ जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन किनारों की तरफ जाते हैं, और जिसकी बाकियों की कम होती है वो सेंटर में आ जाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं NF3। एग्जांपल है NF3 का। NF3 में आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और फ्लोरीन के 3 परमाणु उपस्थित है। अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन अंतिम स्थान पर जाएंगे, तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में जो नाइट्रोजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता काफी कम होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को सेंटर में रखेंगे, उसके किनारों पर क्या रखेंगे, फ्लोरीन रखेंगे। लेकिन उससे पहले टोटल देखेंगे कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो लिखेंगे कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन? तरीका हम बता चुके हैं। आप देखिए नाइट्रोजन जो है, यहां पर यदि डिटेल में आपको बताएं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 7, परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,5। वैसे फ्लोरीन का देखें तो परमाणु क्रमांक है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,7। बस यही ध्यान रखना है कि ये है अंतिम कक्षा जिसको हम संयोजी कक्षा कहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनों को आपने काउंट करना है।
तो सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिख लिया मैंने 5 प्लस। फ्लोरीन के 3 परमाणु हैं, तो 3 मल्टीप्लाई कितने हैं फ्लोरीन की अंतिम कक्षा में, संयोजी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां लिख लिया 7। तो टोटल कितना हो गया? 7 या 21 और 5 26, यानी कि 26 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक नाइट्रोजन और 3 फ्लोरीन के बीच में। अब कैसे होगा यह देखना है। हमने कहा नाइट्रोजन आ गया सेंटर में, यह आ गया नाइट्रोजन, इसके यहां भी हमने एक फ्लोरीन ले लिया, यहां भी मान लेते हैं फ्लोरीन ले लिया, और यहां पर भी हमने क्या लिख लिया? फ्लोरीन ले लिया। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक एक सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। तो हम सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, हो गया काम। अब सिंगल बॉन्ड बनाए तो एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या कीजिए, किनारे से इनका अष्टक पूरा कीजिए। अष्टक तो सबका ही पूरा होना है, लेकिन हम एक तरफ से चल रहे हैं। तो फ्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, तो कैसे करेंगे? हमने कहा 2 तो यहां है, 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। इसमें भी करके देखें तो 2 तो यहां है, 3 4 5 6 7 8, इसके पूरे हो गए। इस वाले में चलें तो कितने हैं? यहां पर 2 यहां पर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। अब चेक कीजिए कि टोटल 26 ही हुए, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गए। ज्यादा होंगे तो कम करने पड़ेंगे, और कम होंगे तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए। 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो कितने हो गए? 24 हो गए टोटल। कितने बच गए? 2। वो कहां पर डाल देंगे आप? नाइट्रोजन में डाल दीजिए। तो 26 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया ना। अब चेक करना है कि सबका अष्टक पूरा हो रहा है या नहीं। इस फ्लोरीन का अष्टक पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया पूरा। इस फ्लोरीन का भी पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूरा हो गया। अब नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी पूरा। तो कोई समस्या नहीं, सीधे सूत्र क्या बन जाएगा? N, यहां पर भी 1 हो गया हमारा F, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड F, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड F। ये इसका संरचना सूत्र तैयार हो गया। इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, और इसका भी अष्टक पूरा। कोई कॉम्प्लेक्सी नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, आसानी से पूरा हो गया। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा यह कहता है कि जब भी आप, अगला है चौथा नियम, कि जब भी आप इस प्रकार की संरचना तैयार करेंगे तो सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन शेष बच जाएंगे जिनको हमने बॉन्डिंग में यूज नहीं किया है, उनका इस्तेमाल या तो आप और बॉन्डिंग में करेंगे। जैसे हमने शुरू में कहा था कि सिंगल बॉन्ड बनाने, लेकिन बहुत बार डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ती तो इलेक्ट्रॉनों का वहां उपयोग होगा। और अगर वहां उपयोग नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एक युग्म के रूप में रहेंगे। इस मेरी लास्ट बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे जिनका बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो। तो पहले लिखते हैं फिर डिटेल में समझते हैं। तो क्या कहा मैंने? किसी अणु के समस्त संयोजी इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, तब बचे हुए इलेक्ट्रॉन या तो बहु सहसंयोजी बंध, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लिख लेते हैं,
डबल बॉन्ड या और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब द्विबंध, द्विसहसंयोजक बंध या त्रिसंयोजक बंध, ये अर्थ है इसका। बचे हुए इलेक्ट्रॉन या तो बहुत संयोजक बंध के रूप में प्रयोग होते हैं अथवा एकल युग्म का निर्माण करते हैं, एकल युग्म का निर्माण करते हैं। तो अब इसको समझते हैं। इसके लिए मैं दो एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। तो पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं जो कि हमारा है O3 का, ओजोन का। तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिया O3 यानी कि ओजोन। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर, आप जानते हैं ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो यहां पर 3 है, तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 गुणा 6, तो 6 तिया 18। 18 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? ये O3 का स्ट्रक्चर निर्माण होगा। अब कैसे करना है ये भी देख लीजिए। हमने कहा ये मैंने बनाया एक इधर, एक ऑक्सीजन को यहां रख देता हूं, एक ऑक्सीजन को यहां रख देता हूं, जैसे हम सामान्यतः रखते ही हैं। पहला काम, किसी अणु के समस्त संयोजी इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम, लिखा है संयोजी इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले एकल सहसंयोजक बंध बना दिए हमने। बंध बनाई है तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। हो गया हमारा काम। अब क्या करना है आगे देखिए। अब हमने उन्हें आगे कहा कि तब बचे हुए इलेक्ट्रॉन या तो बहुत संयोजक बंध का रूप में प्रयोग होंगे, यानी कि सिंगल की जगह अगर काम नहीं चला तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, या फिर वो एकल युग्म का निर्माण करेंगे। इस चीज को समझना है। बस आप ये समझिए, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाई, अब इनका अष्टक पूरा करना है। तो अष्टक पूरा करते हैं। 2 तो यहां पर हो गए, अब कितने होंगे इसके अष्टक पूरा कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक हो गया पूरा। इसका अष्टक भी पूरा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो इसका अष्टक भी हो गया पूरा। अब इसका अष्टक पूरा करना है तो कैसे होगा? 1 2 3 4 तो पहले से। अब टोटल इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं, कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रहे। टोटल है 18, तो हमारे पास हो गए 2 2 4 2 3 6 2 4 8, 8 तो ये हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो पूरे हो गए। टोटल चाहिए हमारे को 18, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बच्चों यहां रख लिए। मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी आपको। इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब मेन बात, क्या तीनों का अष्टक पूरा हो रहा है? इस बात पे ध्यान देना है, मूल बात पे। तो इसका देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक हो गया पूरा, कोई परेशानी नहीं है। इसमें चलें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक हो गया पूरा, कोई समस्या नहीं। इसमें चलें, इसका 1 2 3 4 5 6, यहां गड़बड़ हो गई प्यारे बच्चों, इसके 6 ही हो रहे हैं, 8 नहीं हो रहे हैं। तो अब 8 कैसे बनाए? काफी आसान तरीका है। ये वाले जो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, इनसे यदि यहां डबल बॉन्ड बना लें, चाहे इस वाले से चाहे इस वाले से, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन ही है ना, दोनों में से किसी से भी, चाहे ये वाला बनाए चाहे ये वाला बनाए, एक डबल बॉन्ड बना ले तो काम हमारा पूरा हो जाएगा। कैसे? हमने कहा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने हटाए, बल्कि इन दोनों को हटा रहा हूं, इन दोनों को मैं यहीं पर रख रहा हूं। तो यहां के मैंने 2 इलेक्ट्रॉन हटाए और यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 1 और 1 2, और अब क्या हो जाएगा? यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये 2 लाइनें खींच दी। अब देखें क्या इसके पूरा हो रहा है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया इसका अष्टक पूरा। क्योंकि ये सहसंयोजक बंध है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे, इनमें भी काउंट होंगे।
तो इसका हो गया अष्टक पूरा। इसका देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा, और इसका तो पहले से पूरा था, तो इसका भी अष्टक क्या हो गया प्यारे बच्चों, पूरा हो गया। तो मुझे लगता है यह समझ में आ गया होगा। पर अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, ध्यान ये देनी है कि एक ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 6। अब देखें किस परमाणु की जो कक्षा है ऑक्सीजन की, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ध्यान देना है। यहां पर देखिए आप, इसका 1 ये आ गया, 2 3 4, और इसकी तरफ का ये 5 और 1 6, तो इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। तो ये इसके तो बिल्कुल सही है, अंतिम कक्षा में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तो काम कर गया। अब इस वाले में चलते हैं। इस वाले में चले तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऐसे ना बना के, थोड़ा हम क्या करें कि इसी वाले गोले से बना लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये वाला इसका, तीसरा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, चौथा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और 5वां इलेक्ट्रॉन है इसका ये वाला। इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। इसके केवल 5 है, 1 2 3 4 5, होने कितने चाहिए? 6। तो इसका अर्थ है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसको हम प्लस आवेश से निरूपित करते हैं, इसलिए इसी के बगल में हम क्या लगा लेते हैं, धन आवेश लगा देते हैं। तो मुझे बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको ये वाली, क्योंकि इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं इसके अगल बगल। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां 2 सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां खाली बचे हुए, उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 5। अब यहां पर चलिए, इसमें आप देखेंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी का है, तो ये कितने हो गए? 7। जबकि कितने होने चाहिए थे? 6 होने चाहिए थे। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो हम इसको क्या लगा देते हैं, इसके आगे ऋण आवेश लगा देते हैं। तो ये धनावेशित हो गया ये वाला ऑक्सीजन, और ये वाला हो गया ऋणावेशित। क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो घूम करके यहां पर आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी समझिए, ये मेन बात है, ये है इसके लिए लास्ट लाइन। एकल युग्म का निर्माण करते हैं, जो भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते 2 इलेक्ट्रॉन यहां एक और एक्स्ट्रा रख दो। आप जब भी यहां पर बचे हुए इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो जोड़ों के रूप में होंगे, अकेला इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं रहेगा। तो इसलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तीसरा इलेक्ट्रॉन खाली रहता, इसलिए वो यहां से हट गया, वो इधर चले गया। और यहां पर भी यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आता तो ये वाला भी क्या रहता, एक ना एक सिंगल रहता। तो इसलिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया तो ये धन आवेश, यहां पर आ गया ये ऋण आवेश। तो यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप समझिए, आप स्ट्रक्चर को आसानी से बनाना आप सीख गए। और यदि नहीं आई है तो जो मैं बता रहा हूं उसे एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। मैंने कोशिश की अपना 100% देने की, आपको समझाने की। आप कोशिश कीजिए, आप भी 1-2 बार आप देखिए, आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो एक तो हमने O3 का बनाया, अब एक का और बना लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वो है HNO3 का। तो HNO3 का जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। बराबर हाइड्रोजन का 1 परमाणु है तो 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, और नाइट्रोजन का हमने यहां बताया था, नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 1 प्लस कितने हो गया? 5 प्लस ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यह भी हमने अभी आपको बताया था कि हमने कहा था, ये बताया था 2,6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 3 है तो क्या हो जाएगा? 3 गुणा 6, तो कितने हो गए? 6 3 18, एक ही हो गया 19, 19 और 5 24, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 24 आ गए प्यारे बच्चों। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले सेंटर में किसे रखें, क्योंकि ऑक्सीजन तो ज्यादा है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से सेलेक्ट करें। हमने अभी नियम बताया था कि जो हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन होते हैं ये अंतिम स्थान ग्रहण करते हैं, लास्ट में जाकर के जोड़ते हैं, बीच में नहीं रहते। तो इस नियम का पालन करें तो सीधी बात, अब नाइट्रोजन रह गया हमारे पास।
तो नाइट्रोजन को कैसे रखेंगे? हमने कहा ये हमने रखा नाइट्रोजन, इसके एक तरफ यहां पर हमने सिंगल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन बना दिया, दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन, तीसरा सिंगल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन, और इसको लास्ट में डाल देते हैं हाइड्रोजन को यहां पर ये। अब आप कहोगे सर यहां क्यों डाला, यहां क्यों नहीं डाला, यहां क्यों नहीं डाला? तो आपकी इच्छा है, आप यहां से हटाकर यहां डाल दो, यहां से हटाकर यहां डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखना वो सेम चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। तो ये इस तरीके से बना लिया, तो पहला काम हम यही करते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, ये सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो सब पे 2-2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लगाना शुरू करते हैं। हमने कहा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, तो 24 में से 8 गया कि बच गए 16। अब 16 से क्या करते हैं, इनके अष्टक पूरे करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन का कर लेते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप, चाहे यहां से शुरू कीजिए, यहां से करिए, यहां से करिए, कोई फर्क नहीं। हम यहां से कर रहे हैं, हमने कहा अष्टक पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। तो 16 में से 6 गए, कितने बच गए? 10। फिर इसका पूरा करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 में से 6 गए, कितने बच गए? 4। अब इसका अष्टक पूरा कर लेते, तो 1 2 3 4 तो यहां है, 5 6 7 8, तो इसका भी पूरा हो गया और इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए। गिन लीजिए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 ही थे। हो गया काम पूरा। अब आपने चेक करना है कि क्या सबके अष्टक पूरे हुए हैं। तो इसके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए। इसके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 पूरे हो गए। इसके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 पूरे हो गए। और हाइड्रोजन तो डिप्लेट्स बनाता है, इसके तो 2 ही होते हैं, तो इसके 1 और 1 2, इसके 2 भी पूरे हो गए, सबके पूरे हो गए। अब देखें नाइट्रोजन बच गया, इसके देखें 1 2 3 4 5 6 ही हुए, इसके 8 नहीं हुए। तो अब व्यवस्था क्या हो गई? गड़बड़ा गई। तो व्यवस्था को सुधारने का क्या तरीका कि अब ये वाला ऑक्सीजन या ये वाला ऑक्सीजन क्या बने, सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड बना ले, काम चल गया। यही तो कर रहे हैं। अब चाहे आप इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, ये आपके ऊपर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे बना रहे हैं, तो हमने यहां पर डबल बॉन्ड बनाई इस तरीके से, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने यहां सजा दिया। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन के कितने पूरे हो रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के भी 8 हो गए और ऑक्सीजन के तो 8 ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके पूरे हो गए, कोई परेशानी नहीं है, सब मामला बिल्कुल सेट हो गया। अब फिर से हम देखते हैं कि प्रत्येक जो परमाणु था उसकी अंतिम कक्षा में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, क्या उतने इलेक्ट्रॉन उसके करीब रखे हुए हैं या ज्यादा हैं या कम है, क्योंकि ये ज्ञात करके हम क्या लगा सकते हैं, धन तथा ऋण आवेश प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, एक यहां पर एक्स्ट्रा आ गया। यदि यहां पर ये एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, एक ऋणावेश आना चाहिए। यहां पर एक ऋणावेश लिख देते हैं, ये ऋणावेश लिख दिया मैंने। इस वाले में देखें 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है, और हाइड्रोजन का 1 भी बिल्कुल सही है। अब नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अब यहां पर देखें इसके कितने, ये हो गया 1 2 3 4, तो इसके केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा? यहां गया होगा, इसलिए नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लगा देंगे यहां पर। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। पहला स्टेप, सेंटर में किसको रखना है उसको रखिए, और उसके साथ सबको क्या कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। दूसरा स्टेप, सिंगल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन लगाते चले जाइए। तीसरा स्टेप, अष्टक तैयार कीजिए सबके, और साथ में चेक कीजिए कि वो टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए या नहीं हुए। फिर चौथा स्टेप, सबके देखिए अष्टक पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं,
यदि नहीं हुए तो जहां सिंगल बॉन्ड उसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके कोशिश कीजिए बनाने की। पांचवा स्टेप, आप ये देखिए कि प्रत्येक की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने हैं या नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। यहां पर हमने देखा था 2 2 4 2 3 6 और एक ये था 7, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, यहां माइनस लगा दीजिए। और ऐसे ही हमने नाइट्रोजन में देखा था अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होने थे, यहां 1 2 3 4 हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए मैंने यहां प्लस लगा दिया। स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी की किताब में दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि किताब में जितने स्ट्रक्चर हैं वो सारे आपके सामने रखे जाएं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद इसी के बेस में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन दोनों एग्जाम्पल को भी हम आपके सामने रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है हमारा उदाहरण 4.1। इसके अनुसार CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु की लुईस बिंदु संरचना लिखें। किसकी करनी है हमें? CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो CO की लुईस संरचना ये तैयार करनी है। तो पहला स्टेप कि कार्बन का आप जानते हैं जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4, ऑक्सीजन के कितने? 6। तो लिखेंगे कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे 4 + 6, यानी कि कितने हो गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे इनके स्ट्रक्चर में। अब अगला तरीका, क्योंकि ये तो 2 ही हैं, तो इसलिए इसमें केंद्रीय वाली कोई बात नहीं कि सेंटर में कौन रहेगा, तो सीधे C और O लिख दीजिए ऐसे। और इनके बीच में हमने कहा था एक सिंगल बॉन्ड आपने बना देनी। जब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो लगाएंगे। तो मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूं, ये मैंने बॉन्ड बनाई है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन लग गए, मुझे क्या करना है? एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5 6 जोड़ों में। तो अब देखें पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, क्योंकि टोटल कितने लगाने हमारे को? 10। तो 2 को मैंने यहां पर लगा दिया कार्बन के। अब देखें क्या दोनों का ऑक्टेट पूरा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, कोई समस्या नहीं। कार्बन में चले, 1 2 3 4, कार्बन का पूरा नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों। तो अब क्या करेंगे? बिल्कुल आसान काम। हमने क्या करा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, या इनको रहने देते हैं, यहां से हमने 2 इलेक्ट्रॉन हटाए और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां पर सेट कर दिया, यानी कि ये एक और सहसंयोजक बंध इन्होंने बना लिया। तो अब बीच में डबल बॉन्ड बन गए हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4। तो अब देखें ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। कार्बन में चलें, 1 2 3 4 5 6, कार्बन का फिर पूरा नहीं हुआ प्यारे बच्चों। तो फिर क्या करेंगे? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटा करके फिर बीच में रख देते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए और यहां पर हमने एक लाइन और लगा दी और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो अब चेक करें, 1 2 कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पूरे, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन के भी पूरे 8 हो गए, ऑक्सीजन के भी पूरे 8 हो गए। इनका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। अब इसको आप कहें लुईस डॉट मेथड से बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? C, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड O, ये हमारा बन गया लुईस डॉट मेथड। या डॉट्स के रूप में बनाना है तो C, यहां पर 2, यहां ऑक्सीजन, यहां पर 2, और यहां पर कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे इस रूप में लिखिए, चाहे इस रूप में लिखिए, चाहे इस रूप में लिखिए। इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा आता है, यह है हमारा उदाहरण 4.2। नाइट्राइट आयन यानी कि NO2-1 के लिए लुईस संरचना लिखिए, यानी कि NO2-, और ये हमारा एग्जांपल है 4.2। ये हमारे पास है उदाहरण 4.2, इसको समझते हैं।
देखिए यह माइनस का निशान है, तो हमें समझना है कि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आपको एक जोड़ना है। माइनस के निशान का यही अर्थ है, धन होता तो एक घटाना होता। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नाइट्रोजन का देखें, परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। ऑक्सीजन का देखें, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। तो लिखेंगे कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर नाइट्रोजन के कितने हैं? 5। ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो 2 गुणा, और एक परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 5 ऑक्सीजन के, तो लिख लेंगे 6। तो ये कितना हो गया? 5 और 6 दूनी 12, तो 5 प्लस 12, 12 और 5 कितने हो गए? 17। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन तो हो गए 17, लेकिन अब हम जानते हैं, लिखते हैं 17 प्लस 1। अब ये 1 क्या है? जो हमारे पास ऋण आवेश है, ऋण आवेश। इस ऋण आवेश के कारण हमने इस 17 पे 1 जोड़ दिया। अब टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18। यदि यहां 2 होता, माइनस के 2 होते तो 2 ऋण आवेश जोड़ देते, 3 होते तो 3 ऋण आवेश जोड़ देते। काफी आसान काम है। अब हमारे पास ये 18 हैं, हमें क्या करना है? इन 18 इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रक्चर में लगाना है NO2 के। अब सेंटर में कौन आएगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ऑक्सीजन से हम कह रहे हैं कम है, तो यदि कम है, और वैसे भी हम सीधे समझे तो नाइट्रोजन बीच ही में आ रहा है, तो हमने क्या करा? N यहां पर रखा, इसके एक इधर की ओर ऑक्सीजन लगा दिया सिंगल बॉन्ड, एक इधर लगा दिया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो सिंगल बॉन्ड होते हैं तो आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, यहां पर भी 1 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए मैंने। अब हम बाकी दोनों के ऑक्टेट पूरे कर लेते हैं, यही तो तरीका रखते हैं हम। तो हमने कहा यह हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर भी कर लें 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। टोटल कितने हैं? 18। तो 2 हमने यहां पर रख लिए नाइट्रोजन के, हो गया काम। तो इलेक्ट्रॉनों का काम तो हमारा पूरा हो गया, इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने का। अब हम देखते हैं कि सबके ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं। तीसरा स्टेप, तो ऑक्सीजन के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है, कोई समस्या नहीं। इसमें चले 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नाइट्रोजन में आ गए, तो नाइट्रोजन में देखें 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन का पूरा नहीं हो रहा है। तो फिर वही आसान काम, किसी भी सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज कर दीजिए। अब तो आपने काफी प्रैक्टिस कर ली तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब आप इधर वाले को करिए चाहे इधर वाले को करिए, ये आपके हाथ के ऊपर बात है। आप इधर का करना चाहें तो ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऐसे ही रहेंगे। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते मैंने हटाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाए और यहां पर ऐसे लगाया और 2 इलेक्ट्रॉन ये लगा दिए। अब चेक करें तो इसके तो पहले से पूरे थे, इसके क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस ऑक्सीजन के पूरे हैं। अब इसके तो पूरे थे, नाइट्रोजन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो गए। इसके तो हैं ही 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी पूरे, तो ऑक्टेट भी पूरा हो गया। अब आप इधर डबल बॉन्ड लगाए चाहे इधर डबल बॉन्ड लगाए, यहां डबल बॉन्ड लगता तो यहां सिंगल आता, बस इतनी सी बात होनी है। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं? लुईस डॉट मेथड के थ्रू हम स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। वैसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, बाकी इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दीजिए 1 2, यहां पर कितने 1 2 3 4 5 6, और यहां पर कितने 1 2 3 4, ऐसे लिखिए, ऊपर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो हमारे लुईस डॉट मेथड के थ्रू हमें कुछ सरल परमाणुओं के स्ट्रक्चर बनाने थे, फिलहाल हमने वो बनाए। सरल इस चैप्टर के हिसाब से, या हम कह सकते हैं पूरी किताब के हिसाब से ये सरल हैं। आगे जब जाएंगे तो जब कार्बनिक हमारी शुरू होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी, तो वहां तो कुछ जटिल स्ट्रक्चर वहां पर हमारे पास आएंगे। लेकिन अगर आपने ये तैयार कर लिया है तो वहां भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही तो एडजस्टमेंट करना है, इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर खींचना है, और कुछ नहीं है बच्चों। आपको लगती है कार्बनिक कठिन लगती है क्योंकि वो स्ट्रक्चर आ जाते हैं, स्ट्रक्चर समझ लिए तो बाकी सब चीजें समझ जाओगे।
तो फिलहाल मुझे लगता है आज की क्लास काफी आसान थी। यदि आपने उन 4 नियमों को समझ लिया, मैंने जिस क्रम से हर स्ट्रक्चर को बनाया है, यदि आपने वो क्रम समझ लिया तो समझ लीजिए आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। फिर भी आपके कहीं पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।